तालाब किनारे 3 गरीब बहू की 3 तरह की खेती। गांव के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पुश्तैनी घर खड़ा है। जहां सुबह की पहली किरण आंगन में बिखरी हुई है, वहीं पूरा परिवार जुटा हुआ है। लीजिए पिताजी, आपकी चाय। अरे बहू, ये क्या है? काली चाय क्यों लाई हो? आज दूध नहीं आया क्या? ससुर जी, दूध वाले का पिछला उधार बहुत बढ़ गया है। उसने आज दूध देने से साफ इनकार कर दिया। ससुर जी, हकीकत तो ये है कि अगर यही हाल रहा तो किराना वाला भी सामान देने से मना कर देगा। जब से इन तीनों की शहर वाली नौकरियां गई है, घर में फूटी कौड़ी नहीं आई। मैंने अपनी पूरी जमीन जायदाद तुम तीनों की पढ़ाई में झोंक दी थी ताकि तुम बड़े अफसर बनो। पिताजी, हम नौकरी कर तो रहे थे, शहर में सब ठीक चल रहा था, पर इस लॉकडाउन ने सब उजाड़ दिया। एक बार कंपनी से निकाले गए तो दोबारा कहीं काम ही नहीं मिला। शहर अब हमें बोझ समझने लगा है। हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर बेरोजगारी का ठप्पा हट ही नहीं रहा। पिताजी, अगर इन लोगों को काम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? हम बहुएं बाहर जाकर नौकरी कर सकती हैं। चुप रहो बहू, ये क्या कह रही हो? हमारे खानदान की बहुएं बाहर काम करने जाएंगी? पर ससुर जी, घर की हालत तो देखिए, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। चाहे हमें ताउम्र काली चाय ही क्यों न पीनी पड़े, पर घर की औरतें बाहर कदम नहीं रखेंगी। इज्जत का क्या करेंगे जब पेट खाली रहेगा? इज्जत ही तो सब कुछ है। बस कुछ दिन की बात है, बेटों की नौकरी फिर लग जाएगी। बहू, तुम अंदर जाओ, ये मर्दों की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। तीनों बहुएं खामोशी से घूंघट खींचकर अपने अपने कमरों की तरफ चली जाती हैं। वहीं गया प्रसाद अपनी रूढ़िवादी सोच में डूबे रहते हैं। नाना जी, क्या मैंने गलत कहा? बहुएं घर में ही तो अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं। बात तो सही है, पर पेट की आग रूढ़िवादी नहीं समझती गया। अगले 4 सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। चारों बेटे बेरोजगार बैठे रहे और घर चलाने के लिए गया प्रसाद साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेते रहे। और फिर एक दिन शाम के समय सभी बरामदे में बैठकर भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। मैंने शहर की हर बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया है, कहीं से कोई जवाब ही नहीं आता। मुझे तो लगता है अब हमें मजदूरी ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाई साहब, मजदूरी करने में भी कोई बुराई नहीं है, कम से कम घर का चूल्हा तो जलेगा। तभी अचानक घर के बाहर एक महंगी गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है। साहूकार अपने आदमियों के साथ अंदर आता है। अरे बहुत हो गया गया प्रसाद, अब मजदूरी करो या चोरी, हमें हमारा रुपया चाहिए। और अगर आज हिसाब नहीं हुआ तो हम इस घर की नीलामी शुरू कर देंगे। अरे साहूकार जी, थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं सूद समेत पैसे लौटा दूंगा। मोहलत? 5 साल से मोहलत ही दे रहे हैं, असल से ज्यादा तो तुम्हारा सूद हो गया है। अब और इंतजार नहीं होगा, घर खाली करने की तैयारी कर लो। रुकिए साहूकार जी, मेरी बात सुनिए। हमारे बेटों की नौकरियां लगते ही हम आपको आपकी पाई पाई लौटा देंगे। आप तो जानते हैं कि जब हमारे बेटे नौकरी कर रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी नौकरी जाने के बाद ही ये मुसीबत शुरू हुई। लेकिन साहूकार तब भी नहीं समझते। ये देखकर पार्वती अपने सोने के कंगन उतारकर साहूकार के सामने रख देती है। ये रख लीजिए, बस कुछ महीनों का समय और दे दीजिए। आखिर कब तक गहने देकर मोहलत मांगेंगी आप? अब तो आपके पास कुछ बचा भी नहीं होगा। ठीक है, गहने रख लेते हैं, पर याद रखना ये आखिरी बार है, अगली बार घर नीलाम होगा। चलो भाइयों, देखते हैं ये कब तक अपनी इज्जत बचा पाते हैं। साहूकार चले जाते हैं। बहुएं ये सब छुप कर देख रही होती हैं और साहूकारों के जाने के बाद तीनों एक कमरे में इकट्ठा होकर, देखा दीदी, अब माँ जी के गहने भी चले गए, कल को ये घर भी छिन जाएगा। हाँ, हमें कुछ तो करना होगा। ससुर जी की जिद हमें सड़क पर ले आएगी, पर हम कर क्या सकती है? हमें तो घर की दहलीज लांघने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे ही 2-4 दिन और बीतते हैं। राम, लक्ष्मण और भरत फिर से खाली हाथ घर लौटते हैं और अपने अपने कमरों में अपनी अपनी पत्नियों से बातें करते हुए। आज मंडी में भी कोई काम नहीं मिला, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। लोग हमें देखकर हंसते हैं कि पढ़े लिखे होकर बेकार घूम रहे हैं। अब तो पिताजी से साफ साफ बात करनी होगी कि बहुओं को काम करने दें। जिसके बाद तीनों बहुएं गया प्रसाद, जो हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। पिताजी, हम काम करना चाहती हैं, घर के हालात अब बर्दाश्त से बाहर है। फिर वही बात, मैंने एक बार मना कर दिया ना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्यों नहीं कर सकते हम काम? क्या काम करना पाप है?
तुम्हारे मायके में ये सब होता होगा कि बहुएं बाहर कमाए और मर्द घर में बैठे, हमारे यहाँ नहीं। ससुर जी, ये रूढ़िवाद हमें ले डूबेगा। मुझे ऐसी सोच मंजूर नहीं। मांडवी गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। सीता और उर्मिला भी उसके पीछे दौड़ती हैं। मांडवी रुको, कहाँ जा रही हो? मांडवी पागल मत बनो, ससुर जी और गुस्सा हो जाएंगे। मांडवी गुस्से में गांव के किनारे वाले तालाब की तरफ बढ़ती है। वहीं उसे रास्ते में कुछ गांव की औरतें मिलती हैं। अरे बहू, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? घूंघट तो संभाल लो। अपने काम से काम रखिए चाची। सीता और उर्मिला भी वहां पहुंच जाती हैं। तभी गांव की औरतें उन्हें टोककर, तुम्हारी देवरानी उस मनहूस तालाब की तरफ गई है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मनहूस तालाब? वहाँ सिर्फ दलदल और कीचड़ है। जो वहाँ गया है वो मुसीबत में ही पड़ा है। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुएं तालाब के किनारे पहुंचती हैं। वहीं सूरज ढलने वाला होता है और तालाब का नजारा काफी वीरान लगता है। देखिए दीदी, हम बर्बादी की कगार पर है और उन्हें हमारी नौकरी से परहेज है। अब क्या करोगी मांडवी? घर से तो निकल आए, पर मंजिल कहाँ है? हम मदद करना चाहती है, पर हमारे पास ना जमीन है ना पूंजी। बस बहुत हुआ, मैं भरत को इस तरह घुटते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। मांडवी की नजर तालाब में तैर रही मछलियों, खिले हुए कमलों और किनारे पर उगी घास पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी दौड़ पड़ती है। दीदी, एक रास्ता मिल गया। भले हम बाहर नौकरी नहीं कर सकते, पर हम यहाँ खेती कर सकते हैं। खेती? मांडवी, यहाँ तो सिर्फ कीचड़ और पानी है, जमीन कहाँ है? नजर घुमाओ दीदी, तालाब में मछलियाँ हैं, कमल के फूल है, ये घास भी काम की है। बात तो सही है। गांव वाले इस जगह को मनहूस मानते हैं, तो यहाँ कोई हमें रोकने भी नहीं आएगा। पर यहाँ होगा क्या? हम तो धान और गेहूं के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ मोती उगाऊंगी और बतख पालूंगी, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। और मैं यहाँ मखाने और सिंघाड़े की खेती करूंगी, ये पानी में ही होते हैं। और मैं इस किनारे पर पुदीना, एलोवेरा और सजावटी घास लगाऊंगी। हम तीनों की अलग अलग खेती होगी, 3 बहुएं, 3 तरह की फसल। पर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बीज और जाली तो खरीदनी ही पड़ेगी। हम अपने मायके वालों से मदद मांगेंगे, वो हमारा साथ जरूर देंगे। तीनों बहुएं घर लौटती हैं और रात को वो अपने अपने मायके फोन करती हैं और अपना प्लान समझाती हैं, जिसके बाद उनके मायके वाले राजी हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब गया प्रसाद को इस बात की भनक लगती है, तो गया प्रसाद अपनी बहुओं से, मैंने सुना है तुम लोग उस गंदे तालाब में हाथ डालने वाली हो। ससुर जी, ये हमारा फैसला है, हम घर को बिकने नहीं दे सकती। इस घर की बहुओं ने कभी कीचड़ नहीं छुआ, तुम हमारी नाक कटवा दोगी। ससुर जी, इज्जत तब नीलाम होती है जब साहूकार घर के बाहर चिल्लाता है। कीचड़ में कमल उगता है, इज्जत नहीं घटती। हम मायके से पैसे मंगा रहे हैं, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। मेरे जीते जी ये नहीं होगा। तो फिर आप घर बचाने का कोई और रास्ता बता दीजिए, वरना हमें अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। वहीं गया प्रसाद गुस्से में वहां बैठे रह जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद बहुओं के पास पैसे आ जाते हैं। सीता शहर जाकर बीज लाती है, फिर तालाब के किनारे खड़े होकर, बीज तो ले आई, पर तालाब के बीच में जाऊं कैसे? किनारे पर तो दलदल बहुत है। दीदी, पास के खेत में बांस के पेड़ है, हम उनसे नाव जैसा कुछ बना सकती हैं। जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर पास के खेत में जाकर बांस काटती हैं और एक राफ्ट तैयार करती हैं। फिर उसे पानी में डालकर, देखो ये तैर रहा है, अब मैं बीच में जाकर बीज बो सकती हूँ। वहीं उर्मिला बतख के जोड़े और सीप लेकर आती है। मांडवी, देखो ये बत्तखें कितनी प्यारी है, ये तालाब में रहेंगी और सीप से मोती तैयार होंगे। मैंने भी घास और पुदीने की जड़ें लगा दी है, एलोवेरा के पौधे भी सही लग रहे हैं। वहीं गांव के लोग उन्हें ये सब करता देख उनका मजाक उड़ाते हैं। लो देखो, शहर से आई बहुएं अब कीचड़ में खेल रही हैं। तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए क्या कि अब तालाब में खेती करोगी? वक्त आने पर पता लगेगा चाचा, ये कीचड़ है या सोना। हम कोशिश कर रहे हैं, कम से कम घर बैठकर रो तो नहीं रहे हैं। वहीं शाम को जब वो घर लौटती हैं, गया प्रसाद दरवाजे पर खड़े होते हैं। आ गई हमारी इज्जत नीलाम करके, पूरे गांव में थू थू हो रही है हमारी। मांडवी, जवाब मत दो, अंदर चलो। सीता मांडवी को शांत कराकर अंदर ले जाती है। फिर तीनों अपने पतियों के पास जाकर, सीता तुम ये क्यों कर रही हो? लोग मुझे ताने मार रहे हैं। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ राम, ताकि तुम्हें मजदूरी ना करनी पड़े। उर्मिला, पिताजी बहुत गुस्से में हैं, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। किसी भी अच्छी शुरुआत में मुश्किलें तो आती ही हैं, हमें बस आगे बढ़ना है। मांडवी, गांव वालों की बातें चुभती हैं। जब हम कामयाब होंगे ना, तब यही लोग तालियां बजाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे तालाब का नजारा बदलने लगता है। सिंघाड़े की बेलें फैलने लगती हैं, जिससे किनारे पर हरियाली छा जाती है।
वहीं साहूकार का चमचा ये सब देखकर दौड़कर साहूकार के पास जाता है। अरे मालिक, आपने देखा उन बहुओं ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे मालिक, पूरा तालाब हरा भरा हो गया है। वहां तो बेशकीमती फसलें उग रही हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है? चलो, मुझे अभी देखना है। साहूकार तालाब के किनारे पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो वाकई चमत्कार है भाई। इन औरतों ने तो कमाल कर दिया। ये फसल तो बहुत महंगी बिकेगी। मेहनत इनकी, जमीन हमारी। देखते जाओ अब क्या होता है। जिसके बाद साहूकार गया प्रसाद के घर पहुंचता है। गया प्रसाद, तुम्हारे बहुएं घूंघट में अच्छी लगती हैं, कीचड़ में नहीं। साहूकार जी, जब पेट की भूख घूंघट खींचती है तो कीचड़ को ही कमल बनना पड़ता है। बहू, जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। मैं भी देखता हूँ तुम ये खेती कैसे काटती हो। हम अपनी मेहनत से फसल उगा रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे। ये जमीन मेरी है क्योंकि तुम्हारा कर्ज अभी चुका नहीं है। जमीन तालाब की है और तालाब सरकारी है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं। साहूकार गुस्से में वहां से चला जाता है और इन्हें बर्बाद करने की साजिश रचने लगता है। साहूकार के जाने के बाद गया प्रसाद अपनी बहुओं से, सुना तुम लोगों ने? वो कह रहा था कि जमीन उसकी है। अब क्या करोगी? ससुर जी, वो सिर्फ डरा रहा है। तालाब सरकारी होता है, किसी की निजी जागीर नहीं। हाँ ससुर जी, हम डर कर घर पर नहीं बैठ सकते, वरना वो कल आकर हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। अगर तुम लोग ये सब शुरू ही नहीं करती तो आज वो हमें ताना नहीं मारता। ससुर जी, वो ताना मार रहा है क्योंकि उसे दिख रहा है कि हम अब उसके कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रात के समय तीनों भाई अपने कमरे में अपनी पत्नियों के साथ बैठकर बातें करते हुए। सीता, साहूकार ने जो कहा वो छोटा मामला नहीं है। गांव में उसकी बहुत चलती है। मुझे पता है राम, लेकिन अगर हम आज पीछे हटे तो कल हमारे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। उर्मिला, मुझे डर लग रहा है यार कि कहीं वो तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। लक्ष्मण, डरने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी फसल की रखवाली करनी होगी। मांडवी, मैं कल से तुम्हारे साथ तालाब पर चलूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। शुक्रिया भरत, तुम्हारी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगले कुछ दिन बहुएं और उनके पति जी जान से तालाब की रखवाली में जुट जाते हैं। वहीं फसल धीरे धीरे बढ़ती है। सिंघाड़े के फल अब दिखाई देने लगते हैं। तभी एक दोपहर गांव के कुछ लोग तालाब के किनारे जमा होते हैं। अरे देखो भाई, इन बहुओं को देखो। अब इनके पति भी इनके पीछे पीछे कीचड़ में उतर आए हैं। कैसी कलयुगी दुनिया है, जिस घर की इज्जत की मिसाल दी जाती थी आज वो सब यहाँ तमाशा बने हुए हैं। चाची, तमाशा हम नहीं, आपकी सोच है। मेहनत करना तमाशा नहीं होता। बहुत बोलती हो बहू। हमारे गांव में आज तक किसी औरत ने ऐसा काम नहीं किया। तो आज से शुरुआत समझ लीजिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन साहूकार अपने उन कर्जदारों को लेकर गया प्रसाद के घर आता है जिनसे गया प्रसाद ने पैसा लिया था। देखो भाइयों, ये रहा तुम्हारा पैसा। ये लोग यहाँ खेती में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हारा कर्ज नहीं चुका रहे। गया प्रसाद, ये क्या हो रहा है? हमारे पैसे कब मिलेंगे? भाई साहब, मैं तो खुद परेशान हूँ। ये बहुएं मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। तुम लोगों के पास खेती में बर्बाद करने के लिए पैसे हैं, पर हमारा कर्ज वापस करने के लिए नहीं। ये पैसे हमने अपने मायके से लिए हैं, खेती के लिए, और कर्ज हम फसल बेचकर चुकाएंगे। हमें आज ही कुछ हिसाब चाहिए, वरना हम अभी पंचायत बुलाएंगे। अरे रुकिए, मैंने अपना घर गिरवी रखने का फैसला कर लिया है। कागजी कार्रवाई चल रही है। ससुर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? घर गिरवी मत रखिए। तो और क्या करूं? तुम लोगों ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साहूकार मनी मन खुश हो जाता है। उसे पता है कि अगर घर गिरवी रखा गया तो वो उसे आसानी से हड़प लेगा। ठीक है गया प्रसाद, अगर तुम घर के कागज दे रहे हो तो हम थोड़े दिन और रुक जाते हैं। अरे ठीक है, तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना गया प्रसाद, जुबान से मुकरना मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर साहूकार और कर्जदार चले जाते हैं। वहीं बहुएं सुन्न रह जाती हैं। ससुर जी, आपने ये क्या किया? हमारी इतनी मेहनत का क्या होगा? तुम्हारी मेहनत ने मुझे कर्जदार के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। वैसे तुम तीनों जिस कीमत पर खेती कर रही हो, हमारी इज्जत नीलाम करके मुझे ऐसी खेती नहीं चाहिए। अपने ससुर की बात सुनकर तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अचानक मौसम करवट बदलता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है। वहीं सभी लोग हॉल में इकट्ठा होकर
मांडवी, उर्मिला, बाहर देखो, मौसम कितना खराब हो गया है। दीदी, इतनी तेज बारिश हुई तो तालाब का पानी बढ़ जाएगा। हमारी फसल का क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। बत्तखों के छोटे बच्चे भी बाहर ही हैं। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और हवा इतनी तेज होती है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां खड़खड़ाने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हमारी इतने दिनों की मेहनत एक रात में खत्म हो जाएगी। हमें तालाब पर जाना चाहिए। हमें कुछ तो करना होगा। पागल हो गई हो क्या? इस तूफान में बाहर जाओगी तो जान से हाथ धो बैठोगी। पर ससुर जी, वहाँ हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। पूरी रात बारिश नहीं थमती। वहीं सुबह जब सूरज निकलता है तो तालाब का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। तालाब ओवरफ्लो हो चुका था। वहीं सीता तालाब के किनारे पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगती है। सब खत्म हो गया। मेरे सिंघाड़े के बेल बह गए। दीदी, मेरी बत्तखें भी उड़ गई है। कुछ ही बची है। मेरा एलोवेरा और पुदीना भी पानी में डूब गया है। तीनों बहुएं ये सब देख कीचड़ में बैठकर विलाप करने लगती हैं। वहीं गांव वाले वहां आकर तमाशा देख रहे होते हैं। हमने कहा था ना, मनहूस तालाब है, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। दीदी, क्या भगवान भी हमारे खिलाफ है? एक तो पतियों की नौकरी गई, ऊपर से ये। नहीं उर्मिला, हिम्मत मत हारो, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। पर दीदी, अब क्या बचा है? सब तो बर्बाद हो गया। जो बच गया है हम उसी से फिर शुरुआत करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। बहुएं हार मानने के बजाय फिर से काम में जुट जाती हैं। वो बह गई मिट्टी को फिर से जमा करती हैं और बची हुई फसलों को सहारा देती हैं। फिर एक दिन तीनों अपनी फसलों को देखकर आपस में बातें करते हुए, मुझे तो लगता है कि अब हमें इस तालाब के किनारे ही सोना चाहिए, ताकि हम अपनी फसलों की अच्छे से देखभाल और रक्षा कर सके। हाँ उर्मिला, तुम ठीक कहती हो। आज के बाद फसलों को तैयार होने तक हम इसी तालाब के किनारे सोएंगे। यही सोचकर तीनों बहुएं तालाब के किनारे ही सोने लगती हैं। फिर अगले दिन गया प्रसाद घूमते हुए तालाब के किनारे आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी बहुएं पीछे नहीं हटी। लेकिन तभी अचानक से अपनी इज्जत के बारे में सोचकर तीनों बहुओं से कहता है, मैंने तुम तीनों को खेती करने के लिए मना किया, लेकिन तुम नहीं मानी और मैं भी बात को टाल गया। लेकिन अब तुम तीनों यहाँ सोना चाहती हो, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे ये कभी मंजूर नहीं होगा। तुम तीनों को घर पर ही चलकर सोना होगा। आखिर घर की बहुएं घर की इज्जत होती हैं और इज्जत तालाबों के किनारे नहीं, घर पर अच्छी लगती है। पिताजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी गलत मकसद के लिए यहाँ नहीं सो रहे हैं। हम तो बस अपने घर और परिवार की भलाई के लिए यहाँ सो रहे हैं। गया प्रसाद अपनी बहुओं का जवाब सुनकर चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और तीनों बहुएं तालाब के किनारे सोकर अपनी फसल की रखवाली करती हैं। अगले कुछ हफ्तों में बहुओं की मेहनत रंग लाने लगती है। जो फसल बच गई थी वो अब दोगुनी तेजी से बढ़ती है। तभी साहूकार वहां आकर कहता है, तुम तीनों ने गैर कानूनी तरीके से इस सरकारी तालाब पर कब्जा कर लिया है। तुम लोगों के पास इस तालाब के इस्तेमाल की कोई अनुमति है? ये तालाब सालों से खाली पड़ा था। हमने इसे साफ किया और खेती की। सफाई के बहाने तुम तीनों इस तालाब पर कब्जा करना चाहती हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि फसल चुपचाप से मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। तुम लोगों ने इस तालाब पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। हमने कोई पक्का ढांचा नहीं बनाया, ये सिर्फ बांस के राफ्ट है। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारी शिकायत करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल किसी के हवाले नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार पुलिस लेकर ही आऊंगा। साहूकार वहां से चला जाता है। वहीं तीनों बहुएं बहुत ज्यादा डर जाती हैं। मामला बढ़ता देख तभी मांडवी चुपके से वहां से निकलकर शहर की तरफ जाती है। मांडवी कहाँ गई? वो हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे उस पर भरोसा है उर्मिला, वो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। जिसके बाद अगले दिन तालाब के किनारे साहूकार दबाव बना रहा होता है कि फसल अभी उखाड़ दी जाए। तभी वहां एक सरकारी जीप आकर रुकती है। जीप से जिला कलेक्टर नीचे उतरते हैं। पुलिस वाले उन्हें देखते ही सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं और सलाम ठोकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? कलेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, ये बहुएं सरकारी जमीन हड़प रही हैं। क्या ये वही तालाब है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही थी? साहब, इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्होंने कानून तोड़ा है। चुप रहिए आप, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। कलेक्टर साहब तालाब के किनारे जाते हैं और फसलों को ध्यान से देखते हैं। उनके पीछे पीछे मांडवी भी आ जाती है, जो शहर जाकर उन्हें लेकर आई थी। कमाल है, मोती की खेती, सिंघाड़े और औषधीय पौधे, वो भी एक साथ। साहब, हम बस अपना घर बचाना चाहती हैं।
आप तीनों ने जो किया है वो सिर्फ आपका घर नहीं, इस पूरे जिले की किस्मत बदल सकता है। साहब आप क्या कह रहे हैं? ये तो अपराधी हैं। असली अपराधी आप हैं जो विकास के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। साहब क्या हम अपनी खेती जारी रख सकती हैं? बिल्कुल, सरकार आपको इस तालाब का आधिकारिक पट्टा यानी कि लीज देगी, और इतना ही नहीं, आपको इनोवेटिव फार्मिंग के लिए इनाम भी दिया जाएगा। क्या इनाम? हाँ, हम पूरे जिले में नियम लागू करेंगे कि तालाबों को ऐसे ही पुनर्जीवित किया जाएगा। साहूकार का चेहरा पीला पड़ जाता है। गांव वाले जो मजाक उड़ा रहे थे अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर, ध्यान रहे कि इन औरतों को कोई परेशान न करे। अगर साहूकार ने दोबारा यहां कदम रखा तो सीधे जेल भेज देना। जी साहब, बिल्कुल। जिसके बाद कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। साहूकार अपना छोटा सा मुंह लेकर खिसक जाता है। देखा दीदी, हमारी मेहनत की जीत हुई। मांडवी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम शहर कैसे पहुंच गई? मैं सीधा कलेक्टर ऑफिस गई थी। मुझे पता था कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। अब तो हमारे पास पट्टा भी है, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। घर में जब ये खबर पहुंचती है तो ससुर जी दंग रह जाते हैं, लेकिन उनकी रूढ़िवादी सोच अभी भी पूरी तरह गई नहीं थी। पट्टा मिल गया तो क्या हुआ? गांव वाले अभी भी बातें तो बनाएंगे ही। अरे छोड़िए भी, अब तो सरकार ने भी मान लिया कि हमारी बहुएं सही है। गया, अब तो मान जा। तेरी बहुओं ने जो कर दिखाया वो तेरे बेटे भी नहीं कर पाए हैं। कुछ दिन बाद फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब इसे काटने का समय हो जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी फसल हम बेचेंगे कहाँ? सीता, तुम फिक्र मत करो, हमने शहर में कुछ फैक्ट्रियों से बात की है। हाँ, औषधीय पौधों के लिए आयुर्वेदिक कंपनियां तैयार हैं, और मोतियों के लिए ज्वेलरी डिजाइनर्स ने दिलचस्पी दिखाई है। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तीनों भाई और बहुएं मिलकर फसल की कटाई शुरू करते हैं, और फसल काटने के बाद तीनों बेटे और तीनों बहुएं शहर की तरफ अपनी फसल बेचने के लिए निकल पड़ते हैं, और शहर जाकर अपनी फसल बेचकर ढेर सारे पैसों के साथ वापस आते हैं और गया प्रसाद के हाथों में पैसे दे देते हैं। ये देखकर गया प्रसाद, इतने सारे पैसे? हाँ पिताजी, और ये तो सिर्फ पहली फसल है। अब हम साहूकार का सारा कर्ज चुका सकते हैं और अपना घर भी बचा सकते हैं। चलिए पिताजी, साहूकार के पास चलते हैं। आज उसका हिसाब चुकता करना है। गया प्रसाद और उनका पूरा परिवार साहूकार की हवेली पर पहुंचता है। साहूकार वहां आराम से बैठा होता है। उसे लगता है कि आज घर उसके नाम हो जाएगा। आ गए क्या गया प्रसाद? लाओ, घर के कागज पर दस्तखत कर दो। कागज की जरूरत आपको पड़ेगी साहूकार जी, अपनी जेल की जमानत के लिए। क्या बकवास है ये? ये लीजिए अपना पैसा, सूद समेत एक एक पाई का हिसाब। क्या बकवास है ये? सीता पैसों से भरा बैग साहूकार के सामने पटक देती है। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने पैसे कहां से आए? उसी कीचड़ से जिसे आप मनहूस कह रहे थे। साहूकार, अब हमारे घर के कागज वापस करो। ये लो, पर याद रखना ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। वो तो वक्त बताएगा। जिसके बाद सभी खुशी खुशी घर लौटते हैं और रास्ते में उनकी पड़ोसन मिलती है। बहू, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं चाची, हम बस ये साबित करना चाहते थे कि मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता। अब तो आप भी अपने घर की लड़कियों को पढ़ने और काम करने से नहीं रोकेंगी ना? बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने हमारी आंखें खोल दी है। घर पहुंचकर गया प्रसाद सीधे हॉल में जाते हैं और अपनी पुरानी तस्वीरों के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? अब तो सब ठीक हो गया है। बेटा, मैं अपनी सोच पर रो रहा हूँ। मैं बहुओं को घर में कैद रखना चाहता था। मैं इतना अंधा था कि जो लक्ष्मी बनकर घर बचाने आई, मैं उन्हें कुलक्षणी समझता रहा। ससुर जी, आप उस समय के हिसाब से सोच रहे थे, पर अब जमाना बदल गया है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए, बहुत नीचा दिखाया। अगर आज तुम मेरी बात मान लेती तो ये घर नीलाम हो चुका होता और मैं सड़क पर कटोरा लेकर खड़ा होता। पिताजी, ऐसा मत कहिए। घर बचाने का हक और फर्ज हमारा भी है। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। और देखिए पिताजी, अब तो शहर से भी काम के ऑफर आने लगे हैं। हाँ, अब हम इस तालाब को और बड़ा बनाएंगे। हम पास के गांव के तालाबों को भी लीज पर लेंगे। अब से मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। हाँ, बल्कि मैं खुद तुम लोगों की मदद करूंगा।
ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब तालाब का नजारा बिल्कुल किसी जन्नत जैसा होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, वहीं बतखें तैर रही होती हैं और किनारों पर औषधीय पौधों की महक फैली होती है। और फिर एक दिन कलेक्टर साहब फिर से गांव का दौरा करने आते हैं, जहां उनके साथ कुछ पत्रकार भी होते हैं। मांडवी जी, आपको इस 3 लेयर फार्मिंग का विचार कैसे आया? जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान को कुदरत की तरफ देखना चाहिए। तालाब में मछली, पानी पर सिंघाड़े और किनारे पर जड़ी बूटियाँ, यही तो प्रकृति का संतुलन है। और आपके परिवार का क्या कहना है? भाई मेरा कहना यह है कि बेटियों और बहुओं को पंख दीजिए, वो पूरे आसमान को नाप लेंगी। मेरी बहुएं मेरी असली ताकत है। गया प्रसाद के चेहरे पर अब गर्व की चमक है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद पार्वती और नाना जी भी किनारे पर बैठकर ताजी चाय पी रहे होते हैं, इस बार दूध वाली चाय। गया, आज चाय का स्वाद कुछ अलग ही है। नाना जी, ये मेहनत की मिठास है। और ससुर जी, अब तो दूध वाले का उधार भी नहीं है, बल्कि वो तो अब हमसे ही मशवरा मांगता है। उर्मिला की बातों से सभी हंसने लगते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताते